हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, यूजुअली ये हमारी लाइफ में बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जब भी किसी व्यक्ति को कोई समस्या आती है और वो एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो इशू फाइनेंस से रिलेटेड होता है, पैसे से रिलेटेड है कि पैसे की या तो कमी आ रही है, अगर पैसा आ रहा है तो टिक नहीं रहा है, ठहर नहीं पा रहा है, खर्चे बहुत ज्यादा हैं। समहाउ किसी ना किसी तरह से फाइनेंस को लेकर, उसकी मैनेजमेंट को लेकर लोग परेशान रहते हैं। तो आज हमारे साथ एक बार फिर श्री सुनील कौशिक जी हैं, जो एक कुंडली में धन को किस तरह से एनालाइज करेंगे और धन की उत्पत्ति किस तरह से हुई, लक्ष्मी जो कि धन का स्वरूप मानी जाती है, उसको हम किस तरह से कुंडली के ग्रहों की दशा के हिसाब से, उनकी पोजीशन के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, मंत्र या यंत्र के द्वारा किस तरह से हम उसको अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने के लिए एक बार हमारे साथ फिर उपस्थित हैं। थैंक यू सो मच सुनील जी। धन्यवाद मोहित भाई, आपके साथ सेशन करने में इतना ही आनंद आता है हमारे वरुण भाई के साथ आता था। कुदरती पिछले कुछ समय से उनसे नहीं हो पा रहा है, बट आपके साथ भी इतना ही आनंद आता है और आप भी प्रश्नों को बड़े तरीके से उठा के हमारे पोर्टल के लिए और हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए लाभान्वित करते हैं उनको, ये अपने आप में अच्छी बात है। थैंक यू सो मच सर, आप भी हमारे लिए इतना टाइम निकालते हैं और हमारे प्रश्नों को डिटेल में बड़ी पेशेंटली जवाब देते हैं, जिससे हमारे दर्शकों को भी फायदा होता है। क्योंकि हम सबके सूत्रधार तो वहाँ बैठे हुए हैं ठीक बात है। उन्होंने सब सुनीलों को इकट्ठे जोड़ रखा है। ठीक बात है। तो उन्होंने समय समय पे हमें ऐसा मौका देते हैं करने के लिए, और क्योंकि ये एक निस्वार्थ तरीके से चलाया जा रहा कैंपेन है जिससे कि लोग फायदा उठा सके, ये अपने आप में बहुत ही रोचक और बहुत ही सराहनीय है जी। इसलिए अभी मेरे काफी दिनों से ये मन में प्रश्न उमड़ रहे थे कि बहुत बाद में घूम के हर वक्त व्यक्ति पूछ ही लेता आखिर को कि वो पैसे कब आएंगे, कितना इसका क्वांटम क्या है। ऐसा तो नहीं फकीरी में ही जीवन चला जाएगा जी। मैं भी उसके ऊपर बहुत दिनों से लगातार उसका जो इसकी चीजें थी उनको इकट्ठे करने की कोशिश की। पराशर ने क्या, कुरान ने क्या इसके बारे में बताया, और हमारा जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है उसको कैसे इसके अंदर प्रयोग किया जा सकता है, और इन सब चीज़ों को समअप करके क्या जो है ना लक्ष्मी का जो है ना, और उसमें अपने कुछ जो मेरे निजी अनुभव थे उनको मैंने देखा कि हमने किस किस तरीके से एक बीच में सेशन के बीच में जैसे आपको बताएंगे भी कि जो मैंने अपने निजी अनुभव थे जिन लोगों के साथ मैंने ये लक्ष्मी प्रयोग करा है या की है जी, कैसे वो उनसे वो लाभान्वित हुए। देखिए, ईश्वर ने हर किसी के लिए उसका एक खाका बना के भेजा है जिसको हम जन्म पत्री कहते हैं जी। तो उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति ये करेगा ये करेगा। एक एस्ट्रोलॉजर, एक कुशल देवज्ञ हमेशा एक पत्री खोलने के साथ ही ये बताना शुरू कर देता है कि आप ये रहे हैं, इतने भाई बहन रहे हैं आप, ये आपके साथ संपत्ति आपकी विवाद में है, इस तरीके से उसके तरीके जो ना बताते हैं। और भगवान ने चाहा तो बहुत ज्यादा अक्सर जो पूछने वाला वो अपने देवज्ञ से ये बात कहता, हाँ आपने बिल्कुल ठीक बताया, मेरे साथ ये समस्याएं चल रही है। इसका मतलब है कि हमारा ब्लूप्रिंट तो पहले से ही तैयार है जी। हमारा ब्लूप्रिंट तो पहले से तैयार है। तो अब जब ब्लूप्रिंट तैयार है तो उसमें धन का भी एक कोना है, तो धन का कोना भी पहले से तैयार है कि भाई उसमें कितना मिलने वाला है, कितना नहीं है, और कैसा उसको रहेगा जी। साथ में शास्त्र ने ये भी तो कहा है कि गीता का जो संदेश है, तो आप कर्म करोगे तो कर्म के अनुसार जो है ना बढ़ भी जाएंगी जी, और इतना ना सही कम से कम इतनी तो बढ़ जाएंगी जी। तो दो सिद्धांत लगातार काम करते हैं, कर्म और भाग्य। कर्म और भाग्य देखो, जैसे कहा है कि कर्म, माया और मोक्ष। कर्म से माया उत्पन्न होती है और माया जब व्यक्ति भोग लेता है तो फिर मोक्ष की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब है कर्म से माया के जो क्वांटम है उसको अथाना सही लेकिन बढ़ाया तो जी। ऐसे ही समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति मान लीजिए काम कर रहा है और अच्छी तरीके से रहती है तो उसको वहां से आगे बढ़ाएंगी, और एक आदमी काम नहीं कर रहा है
और अच्छी दशाएं आएंगी तो उसको कहाँ से आगे बढ़ाएंगे। जी। तो आदमी पहले से जो स्ट्रीम लाइन के अंदर चल रहा है और उसको अच्छी दशाएं मिल जाती हैं तो उसको कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। इसके लिए कर्म तो जरूरी है, और कर्म के द्वारा ही लक्ष्मी और धन को बढ़ाया भी जा सकता है। मेरा ऐसा अपना निजी अनुभव है, मैंने ऐसा महसूस किया कि जो ना आप लगातार काम करते हैं तो भगवान भी आपका साथ देने का पूरा आशीर्वाद देते हैं। जी मोहित जी। तो सुनील जी, आप जैसा कि हम धन को लक्ष्मी स्वरूप मानते हैं, ये इसके विभिन्न कौन कौन से रूप हैं, ये कैसे उत्पन्न हुए और किस किस तरह के इसके जो क्या कहते हैं कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं इसको हम? देखिए मोहित भाई, पुराणों के अंदर लक्ष्मी को धन और धन को लक्ष्मी का रूप बताया जी। और इसकी उत्पत्ति जो है वो समुद्र मंथन के समय आरंभ होती है। समुद्र मंथन के समय जब समुद्र मंथन किया जा रहा था तो 14 रत्न के साथ साथ लक्ष्मी की उत्पत्ति। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो जल है वो लक्ष्मी है जी। और उसमें चंद्रमा भी उत्पन्न हुआ, तो चंद्रमा लक्ष्मी का भ्रात है और चंद्रमा में अपना आप में जल ही भरा हुआ है। तो इसका मतलब जल स्वरूपा है, जल लक्ष्मी है। आप ये देखिए, जो क्षेत्र, जो नगर नदियों के किनारे बसे हुए हैं, उनकी प्रॉस्पेरिटी देखिए आप, उनकी प्रॉस्पेरिटी देखिए। क्यों? क्योंकि खेती बाड़ी अच्छी हुई, व्यापार के साधन अच्छे बने। तो जल का और लक्ष्मी का सीधा सीधा संबंध जो है प्राणों के अनुसार महसूस होता है। जी। लक्ष्मी के उसमें जो है ना 8 रूप और तकरीबन 5 से 6 उपरूप बताए गए। अष्टलक्ष्मी उसको कहा जाता है। अष्टलक्ष्मी में सबसे पहला जो है वो है आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी ऋषि भृगु की सुपुत्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भृगु के पास लक्ष्मी के सूत्र तो हैं क्योंकि उन्हीं की पुत्री है। तो भृगु जो है ना, उसी से आगे शुक्र की उत्पत्ति होती है। जी। शुक्र भी लक्ष्मी कारक है और शुक्र जो है वो पत्नी है। जी। तो इसीलिए पत्नी को लक्ष्मी स्वरूपा बोलते हैं। किसी भी घर को बसाने के लिए, उस घर को ठीक से चलाने के लिए एक गृहिणी तो चाहिए। तो पहला जो रूप बताया उसका लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी का अर्थ हो गया डॉटर ऑफ ऋषि भृगु। जी। ठीक है। दूसरी है धन लक्ष्मी। इसके ये विभिन्न रूप है। धन लक्ष्मी क्या है? गोल्ड एंड मनी। जी। आपके घर में एसेट है गोल्ड और आपके घर में रखा हुआ लिक्विड मनी जो है ना, वो आपका धन लक्ष्मी का। धन लक्ष्मी के बाद आई धान्य लक्ष्मी। धान्य लक्ष्मी धान से ही बनी है। धान का मतलब हो गया अनाज। जी। ठीक है। तो अब इकोनॉमी बदल गई है, आज उत्पादन होने लग गए हैं तो एक अलग बात है। लेकिन पहले तो जिनके जैसे हम, मेरा तो परिवेश गांव से बहुत रहा, तो वहाँ बार्टर इकोनॉमी चला करती थी। छोटे छोटे थे हमारे दादाजी जो है ना, वो सरसों की खेती करते थे, गेहूं भी बोते थे और सरसों भी बोते थे। तो सरसों सबसे महंगी हुआ करती थी। तो हम क्या करते थे, सरसों अपनी झोली में भर के ले जाते थे, दुकानदार को देते थे और फिर मनपसंद टॉफी गोली खाया करते थे। तो इसका मतलब है जो कृषि है, जो धन है, वो कृषि से भी है, धान्य से भी है। जी। तो इसके बाद आती है गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी का अर्थ, वैसे तो गज का अर्थ हाथी है, लेकिन गज का जो अर्थ है वो चौपाया भी है। जी। देखिए, जब शास्त्र रचा गया था तो इतना मॉडर्नाइजेशन तो नहीं था, तो उस समय ग्रामीण वातावरण वगैरह रहे होंगे। तो उसी प्रकार से उसमें तो गजलक्ष्मी मतलब घर के अंदर पशुधन और चौपाया। तो कुदरती, जैसे मैंने पहले बोला कि मेरा ग्रामीण प्रवेश बहुत रहा है, तो हमारे घर के अंदर 3 गायें थी और 4 से 5 हमारे यहाँ पे बफेलोज थी। और उसका जो दूध का जो उत्पादन होता था हमारे यहाँ पे, मेरी मदर, मेरी चाची, ताई सब इकट्ठे सुबह सुबह दूध निकालते थे, फिर उसको बिलोते थे। तो उसमें से कितना घर में यूज होता था और कितना उसके सेल के लिए जाता था। जी। आपका गजलक्ष्मी, चौपाइयों से मिलने वाली प्रॉस्पेरिटी। फिर उसके बाद है संतान लक्ष्मी। आपने ऐसा तो सुना होगा कि बहुत लोगों के पास पैसा बहुत है, लेकिन ईश्वर ना करे उनको संतान नहीं हुई। ठीक है।
या संतान हुई तो योग्य नहीं हुई, तो फिर उनका पैसा किस काम आया, और जो पैसा था उसे संतान ने ईश्वर ना करे बर्बाद कर दिया या कर दे। जी, ठीक है, तो वो जो हैप्पीनेस फ्रॉम द चिल्ड्रन इज संतान लक्ष्मी। ठीक है, उसके बाद आती है वीर लक्ष्मी। तो आपके पास सब कुछ है, पैसा भी है, लेकिन आप अपने धन की रक्षा ही नहीं कर पाते, तो आपके अंदर पौरुष नहीं है, और धन कमाने के लिए आपके पास करेज नहीं है, तो वीर लक्ष्मी कहाँ से आई? तो जो स्ट्रेंथ है और करेज है कमाने के लिए, मैं और काम करूं, तो वो अष्ट लक्ष्मी में से एक वीर लक्ष्मी का प्रतीक बताया। फिर है विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी का मतलब सीधा सीधा है कि विक्ट्री, मैं अपनी उन इच्छाओं के ऊपर भी विजय पाऊं जो अच्छी नहीं है, और उनको भी विजय प्राप्त करूं जो मुझे जिंदगी में पाना है, तो ये कहलाई विजय लक्ष्मी। और फिर इसके बाद आती है विद्या लक्ष्मी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास धन तो बहुत है लेकिन विद्या नहीं है जी, और कई बार आप मन से कह देते हैं यार बस वो पैसे के ही वो बन गए, ठीक है, इनको जो है ना एजुकेशन नहीं है, तो वो विद्या लक्ष्मी है। तो जो लक्ष्मी के जो जैसे हॉरोस्कोप के अंदर कुंडली के अंदर बताए जाते हैं, जो त्रिकोण बताए जाते हैं, लगन पंचम नवम, ठीक है, सरस्वती कालिका और आपकी लक्ष्मी। तो एक व्यक्ति के पास अगर ये तीनों चीजों का समावेश है तो व्यक्ति लक्ष्मी से परिपूर्ण है। फिर इसके उपरूप कौन से? ऐश्वर्य लक्ष्मी, धन है और उसके साथ साथ उसका आनंद भी लिया जा रहा है, ठीक है, इसको एक्चुअली लक्ष्मी का उपरूप में बताया गया। फिर है सौभाग्य लक्ष्मी, किसी मिट्टी में भी हाथ लगाते हैं और सोना बन के कर हो जाता है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे उद्योगपति हैं, वो एक उद्योग करके नया उद्योग करते हैं तो उसमें भी उनकी बहुत ही कुछ सुनने को मिल रहा है। फिर है राज्य लक्ष्मी, मतलब सब कुछ है लेकिन राज्य की कृपा आपको प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे अभी हमने पीछे सुना था कि एक मोबाइल कंपनी थी जिसको उसके ही देश के अंदर उसके ऊपर बहुत सारे जो ना स्कूटनीज के केस चलाए गए, तो राज्य लक्ष्मी में कहीं कोई कमी रही होगी। जो इतनी बड़ी मोबाइल कंपनी जो ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करती है और उसके देश में ही उसके ऊपर, तो राज्य लक्ष्मी जी, राज्य कृपा प्राप्ति के लिए राज्य लक्ष्मी। फिर है वरा लक्ष्मी। वरा लक्ष्मी झाड़ू को कहते हैं। घर के अंदर अगर सफाई नहीं है, पैसा तो देखिए आप ऐसे भी क्षेत्र देखेंगे जहाँ पे मदिरा की बिक्री रोज हो रही है, ऐसे भी क्षेत्र देखेंगे जहाँ पे और बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन वहाँ सफाई का तो इतना प्रभाव नहीं है ना। तो फिर वो लक्ष्मी भी कैसी है जिसमें आप जो ना एक प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलती है और एक प्रॉस्पेरिटी केवल ये नजर आती है कि इसने पैसा रखा हुआ है जी। तो इसलिए उसमें बोला गया है कि जो आपका झाड़ू है वो भी लक्ष्मी का प्रतीक है, इसीलिए घर के अंदर झाड़ू का हमेशा आदर करना चाहिए। झाड़ू को कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को हमेशा झाड़ू लगाने के बाद किसी जगह पे ऐसे रख दीजिए कि वो लोगों को नजर नहीं आनी चाहिए जी, क्योंकि उसको दोष लगता है जी। फिर इसके बाद अंत में आती है स्वास्थ्य लक्ष्मी। जब सब कुछ है, पैसा भी है और लेकिन उसको भोग ना पाए स्वास्थ्य के कारण, तो फिर वो पैसा भी किसी काम का नहीं जी। तो वो जैसा पुराने बुजुर्ग कहा करते थे, पहला धन निरोगी काया, तो स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। कई बार आपको भी ऐसा महसूस होगा मोहित भाई कि लोग कहते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ पे करना चाहते हैं, लेकिन आपको तबीयत ठीक नहीं है, बाद में बात करते हैं। तो ये क्या है? स्वास्थ्य लक्ष्मी है। जब आपके पास वो स्वास्थ्य आपके पास नहीं, भगवान ना करे ऐसा हो, किसी के पास भी हो, तो जब वो स्वास्थ्य ही नहीं है तो फिर उस लक्ष्मी को भोगने का जो है ना फिर आनंद भी नहीं है। तो ये 8 प्रकार की लक्ष्मी, और इसमें 1 2 3 4 5 प्रकार की उपलक्ष्मी जी, ये बताएं। जैसा कि दीपावली पूजन पे, अक्षय तृतीया पूजन पे, या जब नवरात्रों का पूजन होता है, तो इन अष्टलक्ष्मी और 5 उपलक्ष्मियों का पूजन भी किया जाता है जी। इससे कि व्यक्ति, जैसे आप दुर्गा सप्तशती, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता,
नींद भी अति आवश्यक है, वैभव भी अति आवश्यक है। तो इसमें जो मैं समझता हूं कि जीवन में लक्ष्मी कह देना और लक्ष्मी को समझना, ये दो अलग अलग बातें हैं। एक रुपए के ऊपर मान्यता लिखी हुई है, वो लक्ष्मी है, और उस रुपए का उपभोग करना, आनंद उठाना, वो लक्ष्मी है। दोनों को साथ लेके तो चलना पड़ेगा। ठीक बात है। धन हो सकता है और मैं उसका उपभोग ना करूं तो वो धन किसी काम का नहीं है। तो जो 8 प्रकार की लक्ष्मी बताई गई हैं और उसमें 5 प्रकार की उपलक्ष्मी बताई गई है, इनको लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया। जी मोहित जी। तो सुनील जी, आपने लक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई, लक्ष्मी के विभिन्न स्वरूप कौन कौन से हैं, इनके बारे में विस्तार से बताया जी। अब आते हैं जो डेली रूटीन में लोगों की इश्यूज हैं कि चार्ट के अंदर या हॉरोस्कोप के अंदर धन की पोजीशन को देखें कैसे हम। जी देखिए मोहित भाई, कोई भी जब हॉरोस्कोप बनता है तो हॉरोस्कोप बनने के लिए जैसे किसी भी मकान की नींव डाली जाती है। अगर हम इसका सीधा सीधा आपसे बात करें तो जो धन का कोना है वो दूसरा है, निरंतर आय का जो कोना है वो 11वां है, भाग्य साथ देता है वो 9वां है। ठीक है, तो 3 ही कॉमन निकल के आए। कुछ और भी लोग इनकी इसके अलावा भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, धन के त्रिकोण में 5वां भी ले सकते हैं। लेकिन ये कुंडली बनी कहां से? ये कुंडली बनती है जैसे आप अपने किसी मकान के लिए पूछते हैं कि देवज्ञ मुझे ये बताइए, मैं एक मकान की शुरुआत करने वाला हूँ, एक उचित मुहूर्त बताइए। तो वो उचित मुहूर्त में क्या करेंगे? एक अच्छा लगन चुनेंगे, एक अच्छा दिन चुनेंगे, तिथि चुनेंगे, योग चुनेंगे, नक्षत्र आदि इत्यादि चुनेंगे। ठीक है, और उस समय आपको बताएंगे, जैसे मान लीजिए कि कार्य करते समय उन्होंने महसूस किया इस समय त्रिपुष्कर योग बन रहा है, द्विपुष्कर योग बन रहा है, तो वो आपको ये भी बताएंगे कि इस समय हो सकता है आप एक मकान तो ले रहे हो, इसके बाद आपके कई मकान बनेंगे। तो क्या ये मुहूर्त की महत्ता है? तो ये मुहूर्त जब व्यक्ति निर्धारित कर रहा है कि मैं इस मुहूर्त में मकान में प्रवेश करूं, इस मुहूर्त में मैं गाड़ी परचेज करूं, ठीक है, तो वो मुहूर्त कैसा होगा जो ईश्वर ने आपके लिए निर्धारित किया है। उस दिन भी तो कोई तिथि, वार, योग, नक्षत्र आदि इत्यादि होंगे जी। नंदा तिथियां 1, 6, 11 ये आनंददायक होती है जी। ठीक है, अब इनका एक एक करके इसी प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि तिथियों के प्रकार क्या बताए? 5, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। 1, 2, 3, 4, 5 और फिर छठी तिथि फिर दोबारा नंदा जी। तो नंदा तिथि का आधिपत्य किसको मिला? शुक्र महाराज को जी। ठीक है, भद्रा तिथियों का आधिपत्य किसको मिला? जैसा कि नाम से प्रतीक होता है भद्रा, जेंटलमैन, भद्र कार्य, तो मिला बुध को जी। फिर तीसरी तिथि आई जया, विक्ट्री तो जाहिर सी बात है मंगल से ही डिसाइड होगी जी। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी रिक्ता, तो जो जीवन में एकांकीपन लेके आता है या सन्यास की तरफ लेके जाता है, समाधि की तरफ लेके जाता है, वो शनि महाराज है जी। उसको रिक्ता तिथियां दी गई जी। और पूर्णा जो सब चीजों को फुलफिलमेंट कर देता है अंत में जाके, उसको पूर्णा तिथियां दी गई, वो है बृहस्पति जी। सूर्य चंद्रमा के पास कोई तिथि नहीं, क्योंकि एक तिथि बनाने वाला है, एक तिथि बांटने वाला है। राहु केतु के पास कोई प्रकाश है नहीं, तो उनको तिथियों का महत्व नहीं दिया। तो 5 ग्रहों को 5 तिथियों का आधिपत्य दिया गया। तो व्यक्ति लगभग जैसी जैसी तिथियों में पैदा होता है उस प्रकार से वो धन के आगमन को बताती है। जैसे मान लीजिए नंदा तिथियों में पैदा होने वाले व्यक्ति आनंददायक वस्तुओं की चीजों से धन की उत्पत्तियां कर सकते हैं जी। शुक्र प्रधान है, लेकिन ये बहुत एक पैरामीटर है, यहाँ से तो शुरुआत होती है। जैसे मैंने बोला पंचांग और फिर कुंडली जी,
यहाँ से तो शुरुआत होती है। तो भद्रा तिथि में पैदा होने वाले व्यक्ति 2, 7 और द्वादशी, ठीक है, इनमें पैदा होने वाले व्यक्ति आपके भद्र कार्यों से, जेंटलमैन वर्क, लिपिक, लेखक आदि कार्यों से धन की उत्पत्ति कर सकते हैं। जया कार्य मतलब विक्ट्री के कार्य है। जी इसमें पैदा होने वाले व्यक्ति अपने लिए जो विक्ट्री से रिलेटेड काम है, खेल कूद जिसमें विक्ट्री हासिल हो, युद्ध में जाना, सैन्य अभ्यास करना, इंजीनियरिंग करना, शल्य चिकित्सा अंदर प्रवेश लेना, इस तरीके से वैसा व्यक्ति। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसा व्यक्ति जिन तिथियों में पैदा हो रहा है उसके अनुसार उसके धन के क्वांटम उसके जीवन में, और इनको वो उसी प्रकार से बढ़ा भी सकता है अपने प्रयासों के द्वारा। एक सही वस्तु सही तरीके से प्रयोग करके और उसका उपयोग किया जा सकता है जिससे कि वो और आगे बढ़ जाता है। ये हुआ उसका पहला पॉइंट, तिथि। सुनील जी, एक प्रश्न है मेरे माइंड में। जी। आपने तिथि की चर्चा की। तिथि बेसिकली जो हम काउंट करते हैं चंद्रमा के मूवमेंट के हिसाब से, तो ये जो आपने तिथियां बताई हैं, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, तो जो चंद्रमा की तिथियां हैं, एकादश, द्वादश, चतुर्थी या जो भी है, उनको इनके साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं हम? चंद्रमा की तिथियां को कैसे रिलेट कर सकते हैं? रिलेट कैसे कर सकते हैं इनके साथ? ये चंद्रमा की तिथियां ही तो हैं। हाँ, नहीं मतलब किस किस दिन पड़ेंगी ये? किस किस दिन पड़ेंगे? हाँ जी, जैसे अमावस है, अमावस के बाद पहली कौन सी आएगी या दूसरी, तीसरी? 15 तिथियां ठीक है, पक्ष की और 15 तिथियां कृष्ण पक्ष की। ठीक है, ठीक है। पहली तिथि एकम, ठीक है, दूसरी तिथि द्वितीया, तीसरी तिथि तृतीया, ठीक है, पांचवी तिथि पंचमी, ठीक है, और छठी तिथि षष्ठी। ठीक है। पहली तिथि नंदा, अच्छा, दूसरी तिथि भद्रा, ठीक है, तीसरी तिथि जया, चौथी रिक्ता और पांचवी पूर्णा। तो वो रिपीट होती रहेंगी फिर उसके बाद जो छठी तिथि है फिर दोबारा से फिर नंदा आ गई। नंदा। ठीक है, तो वो व्यक्ति को, जैसे मैंने पहले ही बोला था, 1, 6 और एकादशी नंद कार्य देती है। ठीक है। 2, 7 और द्वादशी भद्र कार्य देती हैं जी। 3, 8 और आपकी त्रयोदशी जया कार्य देती है। 9, 4, 9 और चतुर्दशी, चौथ, नवमी और चतुर्दशी रिक्त कार्य देती है। ठीक है। और 5, 10 और पूर्णमासी जी, पूर्णा वो देते हैं आपके, क्या बोलते हैं, आनंददायक कार्य देते हैं, पूर्णा कार्य। इस प्रकार से इनका ये हमारा सबसे पहला टूल था तिथि। जी। ठीक है। जैसे व्यक्ति अपने जन्मकालीन पंचांग को देखें और उसमें महसूस करें कि ये क्या तिथि थी और इससे मुझे क्या फायदा मिल सकता था। जी। ठीक है। ये उसका एक पॉइंट है। तिथि के बाद है वार, वार के बाद है नक्षत्र, नक्षत्र के बाद है करण। जी। नक्षत्र के अंदर थोड़ी और पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। नक्षत्र की क्लासिफिकेशन तो आपके हमारे सुनील जी ने बहुत अच्छी करी है नक्षत्र की बुक लिख के। जी। अपना में हम भी उसको कई बार रेफरल टू द कंटेस्ट देखते हैं। जी। तो नक्षत्र की इंटरप्रिटेशन तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है करण। जी। करण जो है वो तिथि का आधा हिस्सा करण कहलाता है। जी। और करण मुख्यतः व्यक्ति के कार्य करने का तरीका है। जी। कि वो क्या काम करे और किस तरीके से काम करे जिससे कि उसके लिए काम लाभदायक हो। जी। करण, पहला करण हुआ भव। भव का अर्थ है गतिशीलता और पानी। जब मैं भी आपको इसके मतलब बताऊंगा तब आपको इसमें बड़ा आनंद आएगा। ठीक है। गतिशीलता और पानी। देव है इसका इंद्र।
दूसरा करण है बालव, जिसका अर्थ है लंबे बाल, और देवता है इसका ब्रह्मा। तीसरा हो गया कौलव, जिसका अर्थ है बदनामी होना। चौथा हुआ तैतिल, जिसको फोड़ा बोलते हैं या गांठ बोलते हैं। प्रकार से 11 करण है। नाम मैं इनके बता देता हूँ, एक से उसमें ये पता लगेगा कि ऐसे से डिकोड करते हैं। भव, बालव, कौलव, तैतिल, गर्ग, वणिज, विष्टि, शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुघन, ये करण है। अब इसमें से हम जैसे पहला करण पकड़ लेते हैं, भव नामक करण है। भव करण कहता है गतिशीलता और पानी। तो ऐसा व्यक्ति अगर अपने काम में निरंतर गतिशीलता बनाए रखे, ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम करे, पानी से रिलेटेड काम करे, नयापन काम के अंदर लगातार लेके आए, सी प्रोडक्ट्स के आसपास काम करे, तो ऐसे व्यक्ति को काफी कामयाबी मिलती है जी। इसका देव बताया इंद्र। अपने काम, जहां पे काम करता है, अपने काम के आसपास एक वाटर मनी प्लांट रखे, थोड़ा सा जल अपने आसपास हमेशा रखे, तो ऐसे व्यक्ति को कार्य में बहुत सफलता मिले। दूसरा बताया बालक। बालक को बताया गया लंबी जुल्फों वाला बालक या लंबे लंबे बाल। तो मान लीजिए ऐसा व्यक्ति ब्यूटिक से रिलेटेड, ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड, हेयर सैलून से रिलेटेड कोई कार्य करता है, तो ये अपने आप में बहुत ही लाभकारी रहता है। जी। ठीक है। मेरे गुरु ने एक दिन मेरे को बताया था कि अब उसमें सच्चाई तो वो गुरु ही जाने, मैं समझता हूँ गुरु वाक्य तो अपने आप में एक बड़ा वो है। तो उन्होंने बताया कि एक बड़े अभिनेता हैं, उनका बालव नामक कर्ण है, और जिस फिल्म में उन्होंने काम किया जिसमें वो छोटे बच्चे दिखाए गए लंबे लंबे बालों वाले, और शुरू में 3 बच्चे बिछड़ जाते हैं और आखिर में अंत में 3 बच्चे मिल जाते हैं बड़े होके, कहते हैं उनकी वो फिल्में सबसे ज्यादा हिट हुई। जिस फिल्मों में उन्होंने लंबे लंबे बाल रखे उनकी फिल्में सबसे ज्यादा हिट रही। उनका हेयर स्टाइल ही मशहूर था। तो यहाँ पे आप एक करण के अनुसार उसको आप महसूस कर रहे हैं कि ये किस तरीके से, जैसे वणिज नामक करण, वणिज का मतलब हुआ व्यापार। ऐसा व्यक्ति व्यापारिक कंपनियों में काम करे, व्यापार करे, तो जो हमें प्रकृति ने दिया है हम उससे अगेंस्ट ना जाके उसी को यूज करके कैसे काम करें, तो ये बताता है। जी। तो मैंने करण बताए, उन्हीं के अनुसार व्यक्ति का धन भी डिसाइड है। भव नामक करण जो है वो उत्तम धन देता है। बालव नामक करण जो है वो उत्तम धन देता है। कौलव नामक करण क्योंकि नाम से ही है, इसमें बदनामी छुपी है, मध्यम धन देता है। तैतिल नामक करण मध्यम धन देता है। और गर करण तीखा बोलने को बोला गया, जहर को बोला गया, भारी कार्य को बोला गया, ऐसा व्यक्ति को साधारण धन देता है। जी। वणिज नामक जो करण है अत्यधिक धन देता है। ठीक है। तो इनके अंदर भी ये छुपा हुआ है। जैसे एक करण है जिसको शकुनी बोलते हैं, और इसका अर्थ पक्षी के रूप में बताया गया। जी। तो हाई फ्लाइज होते हैं, तो उनके विचारों में बहुत आसमान छूने की प्रक्रियाएं बनी रहती है। तो ऐसे व्यक्ति को इमेजिनेटरी वर्क बहुत अच्छे रह सकते हैं, हवाई यात्राओं से संबंधित इनके पास काम बहुत अच्छे रह सकते हैं। तो जो करण है वो आपके कार्यशैली को बताता है, और कार्यशैली से आपके बारे में ये पता लगता है कि आप इसके अंदर कितना धन इकट्ठा कर पाएंगे। जी मोहित भाई, ये करण हुआ। करण के अलावा फिर एक और इसके अंदर जो है चीज देखने की होती है। हमारे पास 9 ग्रह हैं जी। और हर राशि के 30 अंश हैं। जी। लगन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से 12 भाव और राशियां जो आपस में जुड़ी हुई हैं। जी। तो हर राशि के जो 30 अंश हैं उसमें से कुछ अंश अत्यधिक धन देते हैं और कुछ अंश धन कम देते हैं। जी। जी। अभी
आपने बताया कि कुंडली में ये भाव हैं जिनसे हम देख सकते हैं कि धन कितना बेस्ड ऑन देयर लॉर्डशिप कि कैसा होगा। अभी क्या इसमें हम अष्टक वर्ग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी हमें पता चल सकता है? अष्टक वर्ग का जब हम इस्तेमाल करेंगे मोहित जी, अष्टक वर्ग का इस्तेमाल हम रेमेडियल पार्ट में करेंगे। जी। वैसे तो अष्टक वर्ग के बारे में ये कहा गया है कि धन भाव से कम बिंदु अगर 12वें भाव में है, जी। खर्चे कम करेगा, धन संचय ज्यादा करेगा। जी। लाभ भाव से ज्यादा बिंदु अगर 12वें में है तो इनकम कम होगी और खर्चे ज्यादा करेगा। लेकिन इसका अष्टक वर्ग का जो एक प्रयोग है वो रेमेडी में आएगा, जब हम इसका रेमेडी सेक्शन करेंगे, क्योंकि ये देखिए सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है जी। तो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि लगभग इसके 2 या 3 सेशन बन पाएंगे। पहली बात, धन आता कहाँ से। जी। दूसरी बात, धन देखने का तरीका क्या है कि कुंडली के अंदर कितना धन हो सकता है और कितना इससे और बढ़ाया जा सकता है। जी। एक अनुमान है कि कितना धन अनुमान में हो सकता है। इसको रुपयों में हम फिक्स नहीं कर सकते, इतने लाख इतने करोड़, ये नहीं है। हाँ, मध्यम धन रहेगा, उत्तम धन रहेगा और अति उत्तम धन रहेगा। जी। एक ये इसका हम तरीका इसमें बना सकते हैं। और तीसरा इसका जो लास्ट अंतिम खंड है वो रेमेडी सेक्शन है। जी। वास्तु के द्वारा, मंत्र के द्वारा, यंत्र के द्वारा, अष्टक वर्ग के द्वारा और विशेष साधनाओं के द्वारा जी। को कितना बढ़ाया जा सकता है, ये इसके हम अंतिम खंड में करेंगे, एक के बाद एक करके इसको करेंगे। अभी हम जिक्र कर रहे थे एक राशि के अंदर कुछ खास खास बिंदु। जी। ठीक है जी। जैसा अभी मैंने आपको करण के बारे में बताया, अब मैं जो है आपको राशि के मुख्य बिंदुओं के बारे में बताता जी। हूँ। सेंस की कोई भी राशि है, भाव तो कम और ज्यादा हो सकता है, राशि तो 30 अंश की है। ठीक है जी। भाव तो इक्वल, जैसे जैसे गर्मियां आएंगी तो दिन बड़े हो जाएंगे तो कुदरती भाव बढ़ जाएगा और रात को छोटे हो जाएंगे, लेकिन जो राशि है वो तो 30 अंश की रहती है। जी। तो एक राशि को 12 बराबर भागों में बांट लीजिए। जी। 0 से लेके 2 अंश और 30 विकला। जी। 0 से 2 डिग्री 30 मिनट तक जी। एक भाग हुआ उसका। ठीक है, तो इसी प्रकार से बांटते चले जाइए। 0 से 230, 230 से 5, जी। 5 से 730, ढाई ढाई जोड़ते चले जाइए। ठीक है जी। तो 12 भाग इसके बन के आएंगे। जी। 12 भागों के अधिपति हैं अलग अलग। पहले भाग का अधिपति है कुबेर। जी। दूसरे भाव का अधिपति है पतंग। जी। तीसरे भाव का अधिपति है हाला। जी। चौथे का किरीट। पांचवें का विभल। जी। छठे का मायावी। जी। सातवें का मोहन। आठवें का किन्नर। जी। नौवें का सर्प। जी। 10वें का इंद्र। जी। 11वें का लीला। जी। 12वें का कोकिल। जी। अब एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। जी। मान लीजिए दूसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह, पहले तो हम ये देख लें कि 9 के 9 ग्रह किस किस अधिपति के उसमें बैठे हुए हैं। अब कुबेर जो है वो उत्तम धन देता है, श्रेष्ठ, ये साथ में लिख लीजिए। पतंग मध्यम धन देता है। हाला साधारण धन देता है, मतलब लोअर कैटेगरी का देता है। जी। क्रीट ये राजा है, ये सर्वश्रेष्ठ धन देता है। जी। विहल जो है वो अनस्टेबल है,
ये साधारण धन देता है। जी मायावी जो है ना, वो कुछ अपने आप को धोता कुछ और है, दिखाता कुछ और है, उसको करके देता है, मध्यम धन देता है। जी मोहन जो है वो सम्मोहित करके, लोगों से प्रेम करके अपनी तरफ आकर्षित करवा के धन देता है, श्रेष्ठ धन है इसका। जी किन्नर को जो है ना पौराणिक उपखान्यों में एक घोड़े का स्वरूप बताया है, और वैसे ये ना इधर है ना उधर है, तो इसको मध्यम धन बताया है। जी सर्प सांप है, इसका धन साधारण है, लोअर कैटेगरी का। इंद्र देवताओं का राजा है, इसका धन सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी का है। जी लीला नाटक करके लीलाओं को रचने वाला है जी और अपने काम का एक्सपर्ट होता है, मध्यम धन देता है। और कोकिल कोयल है, सुरीली होती है लेकिन धन साधारण ही देती है, होती सांवली है ना। जी तो जिस भाव में जिस अंश पे, मान लीजिए किसी व्यक्ति का लगन के अंदर 7 डिग्री 30 मिनट से ऊपर कोई ग्रह है और 10 डिग्री के अंदर अंदर ग्रह है, जी ठीक है, तो वो 7 से 10 की स्लैब क्या है हमारे पास? क्रीट। क्रीट 4th पार्ट में आ गया ये। ठीक है, तो क्रीट को क्या बोला? राजा। जी तो ये धन कितना देगा? मैक्सिमम। श्रेष्ठ। जी तो जब इसकी दशा अंतर दशा आएगी, तो ऐसा व्यक्ति रूलर से मिलके धन कमा सकता है। जी आया इसका प्रयोग। जी अब दूसरे भाव में बैठने वाला ग्रह, जी मान लीजिए दूसरे भाव में बैठने वाला ग्रह 12 डिग्री और 30 मिनट से ऊपर है और 15 के बीच में है, 15 से पहले है। जी खंड कौन सा बना इसका मोहित भाई? मायावी। मायावी बना इसका। मायावी का क्या मतलब है? लीलाएं रच रच के कुछ रहा है और है कुछ और। जी कम से कम ऐसे व्यक्ति अपने बारे में एडवर्टाइजिंग कर करके ढंग से कमा ले। जी तो शास्त्र का जो शब्द है उसका प्रयोग करना आना चाहिए। जी कुबेर धनपति है, ऐसा व्यक्ति ट्रेजरी से जुड़ के फिनेंस के कामों में लेन देन करके ब्याज का पैसा ले दे के, ठीक है। पतंग जो है वो बोला गया है सूर्य है, मित्र सूर्य है, जी ठीक है। तो ऊंचे लोगों से मिलके हाई इमेजिनेशन बना के आइडिया क्रिएट करके, हाला जो है शराब को बोलते हैं, जी कफ सिरप की फैक्ट्री लगा के, हम्म और कोई कोइंसिडेंटली मध्य का वो मिल जाए इसको लाइसेंस, उसके द्वारा देखिए धन तो सभी प्रकार से आता है। जी ठीक बात है। हम अंत में इसमें बताएंगे भी कि धन ऋषि नारद ने भी 2 प्रकार के कहे हैं, एक काला धन श्वेत धन और एक जो है ना आपका कृष्ण धन। जी वो भी कहते हैं कि धन तो सभी प्रकार से आता है। अब आप उसे अच्छा मान रहे हैं या बुरा मान रहे हैं, या आप किस तरफ खड़े होते हैं वो आपको बता। जी एक व्यक्ति जब माँ लक्ष्मी की उपासना करता है तो कहता ही होगा कि भाई माँ लक्ष्मी मेरे को कल मैं आऊं तिजोरी खोलूं तो और बढ़ के मिलना, तो उपासना तो वो भी कर रहा है। जी और कुछ जो ऐसे लोग भी हैं जो धन लूटने वाले भी होते होंगे, तो वो भी पूजा करके निकलते होंगे जी कि आज हमें कोई हाथ ना डाले, कोई पकड़े ना। जी तो देवी की पूजा तो दोनों तरफ ही हो रही है ना। इसलिए धन तो सभी प्रकार से आता है, हम किस तरफ खड़े हैं ये देखना जरूरी है। फर्क यह है जो सात्विक तरीके से कमाया धन है उससे पुश्तें राज करती हैं, जी और तामसिक तरीके से कमाया गया धन हमेशा डर बनाए रखता है, भय बनाए रखता है, जी उसके जाने का भय बना ही रहता है। ये मैंने आपको एक राशि के अंदर 12 खंड बताए, इनके मैंने नाम बताए। इन नामों के अनुसार ऐसा व्यक्ति अपने धन के लिए प्रयोग कर सकता है। दशा अंतर दशा में जो दशानाथ चल रहा है वो धन के किस खंड में पड़ा हुआ है, जी ये धन के लिए, ये बाकी चीजों के लिए नहीं है। ठीक है। सारा सब्जेक्ट ही आज जो है ना
वेल्थ के ऊपर चलेगा आगे तक, तो धन के लिए। तो दशा अंतर दशा में जो मुख्य ग्रह है जी वो धन के किस खंड में पड़ा हुआ है, उससे संबंधित व्यक्ति अगर अपने काम में थोड़ा भी जोड़ ले जी तो उसको धन से संबंधित काफी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, काफी दिक्कतें परेशानियां दूर हो जाएंगी। अभी एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा, फिर इसके बाद हम इससे आगे सब्जेक्ट पे चलेंगे। जी देखिए मोहित भाई, एक हमारे जानकार थे, तो उनका कर्क लगन की कुंडली है, ठीक है, और बुध की उसमें दशा चल रही है। कर्क लगन की कुंडली में बुध द्वादशेश बना जी और तृतीयेश बना। जी अब द्वादशेश का मतलब तो खर्चा होना है, तृतीयेश का मतलब यात्राओं में घूमना है, जी ये धन कहाँ से देगा। अब उनसे पूछा तो वो इसी चीज को लेके बड़े परेशान, कहते जी इससे पहले तो ऐसी दिक्कत नहीं थी, बुध से पहले शनि की दशा रही होगी, कर्क लगन के लिए सप्तमेश और अष्टमेश है जी, हालांकि मार्केश है लेकिन फिर भी अच्छी जगह बैठा हुआ होगा। कर्क की इस जगह दिक्कत नहीं थी, मेरे पार्टनरशिप में 3 जगह मैं काम करता था, चाइना और यहाँ और एक और जगह उन्होंने बताई, ताइवान वाइवान, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। जब से ये दिक्कत आई है तब से मैं बहुत परेशान था, ठीक है। अब इससे धन कहाँ से बनता है, इस्तेमाल करना है जो हमारे पास। 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक आपको गाड़ी में लेके चलता है और आधे रास्ते में जाके कहता मेरी गाड़ी खराब हो गई, मैं आपको इससे आगे नहीं ले जाता। एक व्यक्ति आपको गाड़ी में लेके चलता है, कहता है कि अभी थोड़ा सा मेरे पास जुगाड़ है, मैं आपको वहां तक छोड़ देता हूँ, वहां से आगे आप अपने आप चले जाइएगा जी। दूसरे को प्रेफर करेंगे, ठीक बात है, छूट गया। तो जब एक देवज्ञ के पास, एक एस्ट्रोलॉजर के पास कोई व्यक्ति आए तो उसे देखना चाहिए कि जो उसकी वर्तमान में जो दशाएं चल रही है, हमें इसका प्रयोग कैसे करना है। ठीक बात है। विभिन्न प्रकार के प्रयोग हो सकते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया, इसमें धन के जो वो बताए थे, अंश बताए थे, उससे भी कर सकते हैं और अब दशा के अनुसार भी हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो दशा चल रही है 12th लॉर्ड की और 3rd लॉर्ड की जी, और उन्होंने कुदरती मेरे को बताया कि मैं कुछ जो है ना फॉरेन एक्सचेंज वगैरह का काम करना चाहता हूँ, ट्रेवल का काम करना चाहता हूँ, तो वो उनकी आइडिया ही मेरे को क्लिक हो गया। ठीक है, वो भगवान सम्मति देते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसा कुछ काम करना चाहता हूँ, तो 3rd हाउस हो गया ट्रैवलिंग जी, हाउस हो गया फॉरेन, करेक्ट। अभी मोहित भाई 3 ऑफिस उनके जो है ना खुल चुके हैं, तो ये गर्मियों की छुट्टी आ रही है, हिंदुस्तान के लोग बाहर घूमने जाते हैं तो उनको पैसे देते हैं, उसको मतलब एक्सचेंज वगैरह करा के जैसे भी होते हैं, और विदिन 3 मंथ उनके 3 ऑफिस खुले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा ये हमारा सीजन होता है गर्मियों की छुट्टी का, इसमें लोग बाहर जाते हैं। तो आपने जो दशा चल रही है उसका प्रयोग किस प्रकार से करना है जी, ये धन के क्वांटम को बढ़ाता है जी। तो हर भाव अपने आप में धन देता है, दूसरा भाव धन देता है या 11वां भाव धन देता है, ये सच तो है लेकिन पूरा नहीं है। भाव धन देता है, ये विशेषता देते हैं, ऐसा हमें कहना चाहिए जी। जैसे कई जगह हम पढ़ने को मिला कि 6 लॉर्ड इन 11th, ऐसा व्यक्ति अपने फायदे के लिए लोगों से झगड़वाता है जी, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन तो वकीलों के उसमें भी लग सकता है, चलो वो झगड़वाते तो नहीं है लेकिन लोगों के झगड़े तो सुलझाते हैं। हाँ। तो जब 2 लोगों का आपस में डिस्प्यूट होता है तो उसमें बिना वकील के, योग्य वकील के कैसे कार्य किया जाए, तो ये तो वकीलों के लिए एक अच्छा, हमारे एडवोकेट्स भाइयों के लिए बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक बात है, ठीक है। 6 लॉर्ड इन 11th, तो छठा रोग का है, 11वां स्थान लाभ का है, तो मेडिकल वर्क से इनकम का सोर्स बताता है। तो इस प्रकार से हर भाव अपने आप में धन देता है और दे सकता है जी।
आपको उसके प्रयोग, भावों के कारक तत्व और इनको साथ जोड़ के देखिए, जैसे व्यक्ति का जो बताया गया है कि व्यक्ति पहले वानर रहा होगा, फिर उसकी जीन्स चेंज हुए, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता चला गया। तो इसी प्रकार से लगातार ज्योतिष के अंदर भी काम चल रहा है। हालांकि तो उन ऋषियों ने लिखा, हम उसी को पूरा कर लें बहुत है, लेकिन और बहुत तरीके से लोग काम कर रहे हैं जी, काम कर रही है और बहुत सारे लोग, तो इसमें नए नए विचार आते हैं। तो जो वर्तमान दशा चल रही है उससे भी धन को काफी बढ़ने में मदद मिलती है। जी मोहित भाई। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, जो आपने एक राशि को 12 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया था। जी 12 पार्ट्स हैं 2.5 डिग्री के, बेसिकली 2 डिग्री 30 मिनट के। जी जी इनका जो सीक्वेंस है हर भाव के लिए सेम है, ऐसा तो उनकी हर भाव नहीं, ये उल्ट सव्य अपसव्य नहीं है, हर भाव में सीक्वेंस एक ही है। ठीक है, चाहे वो विषम है या सम है, एक ही तरीके से इसका सीक्वेंस चलेगा। 0 से लेके 2 डिग्री 30 मिनट, मतलब 2.5 डिग्री बढ़ेगी। ठीक है। और बेसिकली हमने जब दशा अंतर्दशा देखनी है, वो प्लेनेट किसी भी भाव में पड़ा हो, बट हमें देखना है किस पार्ट में है, किस पार्ट में है, उस पार्ट का नाम क्या है। ठीक है। वीर है, क्रीट है, विवल है, मायावी है, मोहन है, किन्नर है, सर्प है। ठीक है, ठीक है। सर्प से कैसे कमाया जाए, क्योंकि पॉइजन को बताता है, तो फर्टिलाइजर पॉइजन नहीं होता है। जो आपके दवाइयां हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं तो ऐसी चीजें इस्तेमाल होती हैं जी। तो हर चीज अपने आप में धन दे सकती है, हमें केवल उसकी क्रैकिंग आनी चाहिए। जैसे मैंने पीछे करण के अनुसार बताया था, तो करण कैसे कैसे जो है ना आपके प्रोफेशन को और कार्य को देता है। देखिए मेरा जो करण है, बात ही चल रही तो कुंडली के ऊपर, जो एक सेकंड, मेरा जो करण है वो बव नामक ही करण है। अच्छा, ठीक है। तो बव नामक करण कहता बहता हुआ पानी, नए विचार, नए आइडिया, ठीक है। और कुदरती आप ये देखिए कि मैं पिछले तकरीबन 16-17 साल से पानी से रिलेटेड ही काम कर रहा हूँ। अच्छा जी। देखिए ज्योतिष तो हम आप लोगों के साथ शौक में करते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। मेरा जुनून है, जब मैं 13 साल का था तब से करता आ रहा हूँ जी। लेकिन जीविका चलाने के लिए तो कुछ चाहिए ना, तो मेरे पास पानी का ही काम होता है जी। तो आप कैसे प्रयोग करते हैं उसको, फिर जब इन चीजों को समझा और खोजा, तो फिर हमने कहा ये तो पानी का तो फिर करना ही है। तरीके से इसका प्रयोग, देखिए जो टूल हमारे पास है उस टूल का प्रयोग करके सामने वाले चाबी को, ताले को कैसे खोलना है, ये तरीका आना चाहिए जी। तो जो व्यक्ति जैसी कुंडली लेके आया है तो अनुसार ही उसका प्रयोग करना चाहिए। सही बात है। एक प्रश्न और आया इसी 12 पार्ट्स को लेके, कि जो लगन की डिग्री है वो भी किसी ना किसी पार्ट में आएगी। लगन की डिग्री भी किसी ना किसी पार्ट में आएंगी, तो क्या उससे हम पार्ट में आता है, लगन की डिग्री भी पार्ट में आती है। हाँ जी, तो उससे किस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं? मान लीजिए लगन में तो फर्स्ट हाउस है, कोई ग्रह तो है नहीं, लेकिन डिग्री तो कहीं ना कहीं किसी पार्ट में होगी। ग्रह तो राशि, ग्रह तो दशा देने वाला है। हाँ, आप ऐसा समझ लीजिए, जो ग्रह को यूज करेंगे वो तो हम दशाओं में प्रयोग करेंगे। भाई मान लीजिए किसी की बृहस्पति की दशा चल रही है और कुबेर के पार्ट में है वो जी, तो बोलना चाहिए बैंकिंग सेक्टर के साथ जुड़ जाओ, सोना गोल्ड का काम करो, ये तो दशा में प्रयोग हुआ जी। लेकिन लगन की जो डिग्री है वो तो उसको नेचुरल बता रही है ना, व्यक्ति किस प्रकार के पहले से ट्रेड चुने जी। सही बात। एक है प्रॉमिस और एक है दशा जी, ये दो चीजें आपस में मिलती है तो फिर व्यक्ति का आगे बढ़ना बताती है। ये हमारा मोहित भाई था, एक राशि के 12 खंड करके उसमें धन के कोने डिसाइड करते जी। अब इसमें मुख्यतः दूसरा भाव, 11वां भाव, ठीक है, 9वां भाव, ये मुख्य प्रयोग में आएंगे क्योंकि ये धन और भाग्य से संबंधित है। कुदरती अगर इनमें ग्रह बैठे हुए हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, उनकी दशा आ जाए तो बहुत अच्छा है, या इनके अधिपति जी जिन भावों में बैठे हैं उनके अनुसार इन लोगों को, इन लोगों से इस तरीके से मिल जाना चाहिए जी। एक हमारे जानकार थे, पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट रख रहे थे,
कुंडली उनकी कई बार देखी, वो पूछते थे जी अच्छा टिकट मिल जाएगी, एमएलए बन जाएंगे, काउंसलर बन जाएंगे। मैंने कहा इसमें नजर नहीं आता, तुम्हारे बेटे की में नजर आता है, तुम्हारा बेटा पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। सूर्य से संबंधित उसका आ रहा था। मैंने एक काम करो, तुम्हारा बेटा इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको एक बड़ा केमिस्ट का काम खुला दो। कहते जी उसके लिए तो इसको बी फार्मा करनी पड़ेगी। मैंने कहा कोई ऐसे पार्टनर ज्वाइन करा लो जिन्होंने बी फार्मा कर रखी हो। आज उनका हमारे यहीं पे, आप तो नजदीक रहते हैं इसमें गुड़गांव में, द्वारका की तरफ में दवाइयों का अच्छा काम है जी। कहाँ वो पॉलिटिक्स में जिंदाबाद और मुर्दाबाद चिल्लाते रहे। ठीक है ना। इसके बाद आता है मोहित भाई हमारे पास धन का जो दूसरा तरीका जानने का है, वो है धन का सहम जी। ठीक है। सहम एक गणना है जो ताजिक के अंदर बताई गई है जी। तब सहमों का पिता है पुण्य सहम। पुण्य सहम अगर व्यक्ति का उदित है, ये जिस भाव में पड़ रहा है एक वो, लेकिन मुख्य तौर से देखना है इसमें धन सहम जी। धन सहम में क्या करना है, दूसरे भाव के डिग्री अंश कला विकला और दूसरे भाव के उसमें से डिग्री अंश कला विकला में से दूसरे भाव की ग्रह से, जो दूसरे भाव में बैठा ग्रह नहीं है दितेश को जी, सेकंड लॉ जो आएगा बैलेंस जो है वो धन सहम कहलाता है। उसकी गणना भाव से संबंधित करें, जिस भाव में धन सहम पड़े। टेक्निकल है, अभी तो यहाँ पे ज्योतिष तो नहीं पढ़ा रहे, लेकिन एक मैंने आपको लुक दिया है कि इस तरीके से धन सहम जिस भाव में पड़े उस भाव से संबंधित कारक तत्व जी और उस भाव से संबंधित वस्तु व्यक्ति अगर आदमी अपने जीवन में जोड़ता है तो उससे धन की उत्पत्ति होती है जी। फिर इसके बाद जो है ना धन के लिए बताए गए हैं शनि और बृहस्पति, विशेष धन कारक ग्रह है ये। शनि कर्म है और बृहस्पति धनी है, प्रोडक्शन है। शनि और बृहस्पति अगर चर राशियों में है तो ये धन को निरंतर बढ़ाते रहते हैं जी। अगर कुंडली के अंदर अन्य निकृष्ट योग कम है तो ये कुंडली को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। शनि और बृहस्पति अगर स्थिर राशियों में है तो प्रॉस्पेरिटी तो मिलती है बट वेरी स्लो, बहुत स्लो और थोड़ा देर के बाद जाके मिलती है। ऐसा नहीं है प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलती, प्रॉस्पेरिटी मिलती है, लेकिन एक तो है कि लगातार ही मिलती चली गई। ठीक है। ऐसे भी तो इस देश के अंदर उद्योगपति हैं जिन्होंने पेट्रोल पंप से शुरू करके आज कहां से कहां पहुंच गए हो जी। कोई तो उन्होंने उनके उसमें भी रही होंगी ना ये चीजें। तो प्रयास और मेहनत है शनि और भाग्य, और धन है बृहस्पति जी। ठीक है। तो बृहस्पति और शनि का चर राशियों में होना धन के क्वांटम को बढ़ाता है। फिर इसके बाद आता है दूसरा भाव, 11वां भाव, 9वां भाव। इसमें अगर 28 बिंदुओं से ज्यादा बिंदु हैं तो मोहित भाई एक सेकंड लगेगा जी जी जी। इनके अंदर अगर 28 बिंदुओं से ज्यादा अष्टक वर्गीय बिंदु हैं तो अपने आप में अच्छा है। ठीक है जी। 28 से ज्यादा दूसरे में, 11वें में, 9वें में अगर बिंदु हैं तो ये धन के बारे में सर्टिफिकेशन बताते हैं और धन को ठीक तरीके से लाना बताते हैं जी। एक धन के लिए जैसे कि हमने पहले बोला था कि धन जो है लक्ष्मी आपकी चंद्रमा की बहन है, चंद्रमा इसका भ्रात है, तो चंद्रमा से इसका विशेष संबंध। तो एक भृगु बिंदु या इंदु लगन बोलते हैं जिसको जी। तो इंदु लगन अपने आप में धन का ही सूचक है जी। लगन से 9th लॉर्ड और चंद्रमा से 9th लॉर्ड जी। लगन से 9th लॉर्ड और चंद्रमा से 9th लॉर्ड, ये जो ध्रुवांक है
हर प्लैनेट के दुर्भाग्य हैं। रेमेडी सेक्शन में आएगा तो इसको एक एक करके और डिफाइन कर देंगे। इन जी दोनों को जोड़ लीजिए। जी और अगर ये जो है ऊपर बैठते हैं 12 से ऊपर, तो 12 का भाग लगा दीजिए इसके अंदर। जो राशि अंश कला आए वो भी धन का विशेष बिंदु है। जी, यानी आप कह रहे हैं कि जो लगन से नाइन्थ और मून से नाइन्थ लॉर्ड का जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड नहीं, हाँ जी, दुर्वांक होते हैं इसके। दुर्वान, जैसे कि इसको दुर्वांक बोलते हैं। जैसे सूर्य के दुर्वांक तकरीबन 30 है। जी चंद्रमा के दुर्वांक 12 से 15, अभी मैं एग्जैक्ट में नहीं बता पा रहा, जी, लेकिन मैं उसको नेक्स्ट सेशन में, इसको हिंदू लगन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। चंद्रमा से नवम, नाइन्थ लॉर्ड, और लगन से नाइन्थ लॉर्ड, ठीक है ये दुर्वांकों को जोड़ लीजिए। जी, और अगर ये मोर देन 12 है, क्योंकि राशियां तो 12 ही है ना, 12 ही है। मोर देन 12 है तो इनको 12 से भाग लगा दीजिए। जी जो आपका भाज्यफल आता है वो एक राशि बनेगी, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, 6 आएगा, ठीक है। तो जो वो राशि बने वो राशि धन का विशेष बिंदु है। जी उस राशि से संबंधित व्यक्ति को कारक तत्व आदि उठा के और उसको प्रयोग कर लेना चाहिए। ये दूसरा इसका प्रयोग है। जी। तो सुनील जी, जैसा आपने बताया कि टॉपिक हमारा ऐसा है कि इसको हम एटलीस्ट 2 या 3 सेशन में कंप्लीट करेंगे। हाँ, ये तो लगभग इतना हो ही जाएगा। तो आज के टॉपिक के लिए हमारा अभी और क्या क्या है, या हम नेक्स्ट सेशन में कवर करें इसको? आज के टॉपिक में अभी जो टेक्निकल पॉइंट्स थे वो हमने एक एक करके छुए हैं। इसके अलावा जो एक आपके धन के 5 विशेष भाव बताए गए हैं, 1, 2, 3, 5, 9, 11 जी, 3 को और 5 को और शामिल कर लिया। 3, 5, 9 को। 3 क्या है? प्रयास है। जी, ठीक है। 5वां आपकी तीक्ष्ण बुद्धि है जी, और 9 आपका भाग्य है। तो इसलिए इनको भी इसमें शामिल करना जरूरी हो जाता है। तो एक, क्योंकि वो लगन ही है, उसके बिना धन कैसे आएगा, उसके एफर्ट्स बहुत जरूरी है। दूसरा आपका वेल्थ है, डायरेक्ट वेल्थ। तीसरा प्रयास है। तो इनको भी इसमें शामिल करना जरूरी है। और फिर इसके बाद आता है शून्य मार्ग में बैठा हुआ ग्रह। जी, शून्य मार्ग के अंदर ऐसा ग्रह जो दशानाथ बना हुआ हो कुदरती, और षड वर्ग में उसको कुछ भी प्राप्त ना हो। मतलब ना वो मित्र की राशि में, ना आदि मित्र की राशि में, ना संभाव में है, 6 के 6 वर्गों में। तो शून्य मार्गी ग्रह कहलाता है। उस शून्य मार्गी ग्रह को पहचान लेना, दशा में देख लेना जरूरी होता है। ये जो षड वर्ग बताए गए हैं, होरा, दृश, काम, आदि इत्यादि, सप्तवर्ग अलग है, षड वर्ग अलग है। जी, षड वर्ग के अंदर अगर कोई ग्रह शून्य मार्गी है तो वो धन देने में बड़ी कंजूसी करता है और वो फिर दिक्कतें पैदा करता है। जी। तो ये हमारे जो आज के टॉपिक के जो विषय थे वो हैं, भगवान नारद जी ने और देवल ऋषि ने बताया गया कि धन 2 प्रकार के होते हैं। सात्विक रूप से कमाया धन आपकी पीढ़ियों को सुख देता है। तामसिक रूप से कमाया धन इकट्ठा तो हो जाता है, लेकिन आगे चल के वो दुख भी देता है। जी। अगले सेशन में हम करेंगे कि जो धन का जो और इससे आगे के हैं कि भाई धन एग्जैक्टली यहाँ से तो हमें ये पता लगा इस तरीके से इनको प्रयोग किया जा सकता है। जी। धन के अंदर वेद पुराण क्या कहते हैं, क्या मंत्र उसके उपचार है, यंत्र कौन सा प्रयोग करना चाहिए, ये अगले 2 सेशंस में मैं समझता हूँ कर लेंगे। अभी तक के लिए हमारे पास इतना जो काम है, आप भी इसके ऊपर एक नज़र मारेंगे और हमारे जो दर्शक हैं वो भी अपने जो उनके सुझाव हैं जी, बताएं, तो जिससे हम उसको थोड़ा और अगले सेशन में क्लैरिफाई करने की कोशिश करें। जी, बिल्कुल। तो आज आपने बेसिक डिटेल सारी की सारी बताई है। मेरे ख्याल से लोगों का मेन इंटरेस्ट इस बात में होगा कि धन अगर उनके हॉरोस्कोप में कम है तो रेमेडीज के द्वारा बढ़ाएं कैसे। तो नेक्स्ट सेशन मेरे आई थिंक उनको मिस नहीं करना चाहिए। अगर आधी रेमेडी तो हम दे ही चुके हैं इसके हाँ अंदर, जी। जो प्लेनेट है उसी से संबंधित काम किया जाएगा, तो आधी रेमेडी तो उसके अंदर वैसे ही मिल जाती है। लेकिन फिर भी और भी धन के विशेष जो है प्रकार देखे जाते हैं। जी, तो बताएंगे मुहूर्त में धन का प्रयोग कैसे होता है, चौबड़ियाओं में धन का प्रयोग कैसे कहता है, धन और तंत्र क्या है जी, ना। तंत्र के अंदर ये आ जाता है कभी कभी बहुत ही व्यक्ति की अपनी
जैसे इसको कर्स बोलते हैं कभी कभी, कि लक्ष्मी का भी कर्स होता है जी कि बेल उठ के चली जाती है। तो अगर उसके लिए विशेष प्रकार की पूजा पद्धति बताई गई है, नदी के किनारे बैठ के और चंदन की लकड़ी से जो अगर मिल जाती है तो उनसे कैसे उसके लिए हवन किए जाते हैं, वो सब अगले सेशंस में हम इसमें। चलो जी ठीक है। तो आज आपने इतनी जानकारी दी सुनील जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट सेशन का मुझे भी और आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को भी बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ मोहित भाई कि हमारे जो दर्शक हैं कुछ सुझाव वो भी हमें दें हमारे YouTube के ऊपर कि ये चीजें आप इसमें और डिस्क्राइब कीजिए, जिससे हमें भी और चीजों को समझने का मौका मिलेगा। कुछ टेक्निकल पॉइंट है, हमारे पास दो तरह के दर्शक हमारे चैनल पे होते हैं। एक जो सामान्य दर्शक है वो देखते हैं कि ज्ञानवर्धक चैनल है, इस पे कुछ मिलता है, और एक कुदरती वो जो लोग पहले से ज्योतिष जानते हैं जी, इसमें से कुछ खोजने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमने कहा कुछ आपके सुझाव भी हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे जो किया, इसके बाद एक पराशर क्या कहते हैं, व्हाट इज द इफेक्टिव सेकंड लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। जी धन तो बेसिकली सेकंड को मेनली बोला है, तो दूसरे का स्वामी तीसरे में तो क्या धन है, दूसरे का स्वामी चौथे में हो तो क्या धन है, दूसरे का स्वामी पांचवें में तो क्या धन है। जी अगले सेशन में जैसे पराशर ऋषि ने कहा है उसके अनुसार भी हम इसका प्रयोग करेंगे। तो मैंने पहले बोला था मंत्र, यंत्र, वास्तु और मुहूर्त, इनका प्रयोग हम किस किस प्रकार से धन में करेंगे वो अच्छा रहेगा। जाते जाते एक छोटा सा सूत्र दूंगा, बुध के अष्टक, बृहस्पति के अष्टक वर्ग में भिन्नाष्टक बोलते हैं, जिसमें जहाँ सबसे ज्यादा बिंदु हो, जी, 8 तो मैक्सिमम है, भिन्नाष्टक में 8 ही होते हैं। जी 8 का मध्यम जो खंड है वो 4 है, 4 से कम हुए तो नीचे हुए, 4 से ऊपर हुए तो बढ़ गए। बृहस्पति के अष्टक वर्ग में जिस राशि में उसने 4 से जितने जितने ऊपर बिंदु दिए 6, 7, 8 तक, उन राशियों के लगन और उन राशियों की दिशा धन में प्रयोग होती है। जी, घर में जब तिजोरी रखने का स्थान बनाया जाता है, कैश रखने का, कम से कम 3 से 4 जगह आती हैं जिसमें आपका धन एग्जैक्टली, नॉर्थ तो कुबेर का स्थान है ही है, इसके अलावा बृहस्पति के भिन्नाष्टक में जहां भी 4 से ऊपर बढ़ते चले जाएं बिंदु, वह भी धन बताते हैं। तो अगले सेशन में हम इन सबको कवर करेंगे। लक्ष्मी साधनाओं के बारे में जितना मेरे को जानकारी है मैं आपके साथ साझा करूंगा। जी जी सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट सेशन होपफुली बहुत जल्द करेंगे आपके साथ हम। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, धन्यवाद।